से शुरू होगा। हम लोग क्लासेस ही करते जा रहे हैं, एक क्रम से हम क्लासेस को कर रहे हैं। अभी तो जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है, उम्मीद करूंगा आप उसका एक शानदार रिवीजन हर रोज करते रहेंगे। हमारे पास काफ़ी समय है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए बहुत बेहतरीन सीखते हुए चलते रहेंगे। मैथ्स का टाइम टेबल जिन दोस्तों को नहीं पता वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका सारे का, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद में दोस्त आप लोगों को आज ये अंतिम ऑफर डे होगा, यानी आज के बाद अगर कोई मैसेज करता है कि जी कोर्स मुझे भी डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो वो कोर्स जो है फिर आपका 999 में यानी कि 999 में ही मिलेगा। और आज तक 800 है, तो अब शुरू करते हैं क्लास को, इतनी ही बात काफ़ी है, ठीक है। मैंने मित्र अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि वर्णमाला में अक्षरों को कैसे लिखा जाता है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आप अक्षर लिखना सीख पाए, कि जी हाँ हम अक्षर को लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जान पाए हैं, बाकी जानते रहेंगे अगर कुछ बचा हुआ है तो उम्मीद करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि सिरोरेखा के साथ में बिंदु का प्रयोग या खड़ी पाई के साथ में आधा लिखना अक्षर को कैसे लिखा जाता है। तो उसके बाद में हमने जान लिया वर्ण को, तो फिर अब एक एक विस्तार से हम जानेंगे अब स्वरों के बारे में, जिसको हम कहते हैं स्वरों का वर्गीकरण। यानी अगर बात करें तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स होता अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है दोस्त उसका विभाजन कर देना। तो स्वर को हम विभाजित कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसी को हमको जानना है। तो स्वरों के विभाजन में पहला तरीका आता है कि पहला जो वर्गीकरण हम करते हैं, पहला वर्गीकरण हम करते हैं मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण हम लोग करेंगे मात्रा के आधार पर, उसके बाद हम जिह्वा के आधार पर भी करेंगे, जीभ के आधार पर भी हम एक वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम मुख खुलने के आधार पर भी वर्गीकरण करेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे मात्रा के आधार पर कैसे होता है जी। मात्रा के आधार पर 3 तरह से होता है। पूरी कॉपी पर विस्तार से लिखना, ठीक है, अपने पूरे पेज पर लिखना। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से होगा वर्गीकरण? 3 तरह से होगा। कैसे जी? मात्रा के आधार पर मित्र जो वर्गीकरण होता है उसमें पहला होता है आपका, क्या बोलोगे? पहला जो वर्गीकरण होता है, किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? स्वरों का। तो स्वर कौन कौन से हैं एक बार अपनी कॉपी में देखिए या बोलने का प्रयास करिए कि स्वर किसको कहते हैं हम। तो आप कहेंगे स्वर होते हैं जी आ। कितने स्वर मैंने आपको कुल बताए थे, जरा देखें एक बार। ए आ, लघु ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ ओ, क्या बोलेंगे? फिर जी हमारा आता है री। फिर मैंने मित्र आपको बताया था ए, अय, ओ और आपका औ। औ ये मैंने आपको बताए थे। तो हमने बात की थी 11 स्वरों की। इन्हीं का वर्गीकरण हमको करना है, इन्हीं का वर्गीकरण हमको करना है। मात्रा के आधार पर इनको कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो मात्रा के आधार पर बांटते हैं बच्चे। एक होता है हमारा रहस्व स्वर। क्या बोलोगे? रहस्व स्वर। हस्व स्वर मत बोलना, रहस्व स्वर। हम लोग इसको बोलते हैं, यहां पर ये क्या है? रे है। इसकी प्रकृति भी मैं आपको आज समझाऊंगा रे की। तो जैसे हम एक शब्द बोलते हैं दोस्त, इसको हम बोल देते हैं हृदय। हृदय नहीं होता, यहां पर है आधा होता है और रे पूर्ण होता है। रे पूर्ण क्यों होता है ये प्रकृति मैं आज आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कहेंगे क्या होता है जी? हृदय होता है। तो रहस्व स्वर होता है, रहस्व स्वर को ही हम लघु स्वर, और लघु अर्थात क्या बोल देंगे हम इसको? लघु स्वर कहें, या हम इसको छोटा स्वर कह सकते हैं, छोटा स्वर कह सकते हैं, या दोस्त इसको हम एक मात्रिक स्वर कह सकते हैं। कैसा स्वर कह सकते हैं? एक मात्रिक स्वर इसको हम कह सकते हैं, यानी एक मात्रा वाला स्वर। कैसे? अभी सिखाएंगे, अभी सिर्फ नोट करिए थोड़ी सी चीजें। रहस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर, उसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो विभाजन होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ, माफ करिए, दीर्घ स्वर,
और दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं आपका, इसको हम बड़ा स्वर भी कह सकते हैं, बड़ा स्वर भी कह सकते हैं, और इसको मित्र हम द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं, यानी दो मात्रा वाला स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी इसको हम कहते हैं। तीसरा विभाजन हमारा आता है, तीसरा विभाजन आता है मात्रा के आधार पर, क्या आपका तीसरा विभाजन भाई साहब आता है हमारा क्या, प्लुत स्वर। यानी मात्रा के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं तो स्वरों को कितनी तरह से आप बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया 1, 2 और 3। यानी मेरा प्रश्न है आप सभी से, अगर मैं मात्रा के आधार पर स्वरों को बांटूं तो कितने में बांट सकता हूं, तो क्या कहेंगे, मात्रा के आधार पर जी स्वरों को बांटना है तो कितने प्रकार होंगे, कितने प्रकार होंगे बताएंगे फटाफट से। तो मात्रा के आधार पर अगर मैं स्वरों को बांटूं तो कितने प्रकार होंगे, तो आप कहेंगे 3 प्रकार होंगे। 3 प्रकारों में कौन कौन, एक ह्रस्व स्वर जिसको हम छोटा स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को हम बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहेंगे, और एक होंगे प्लुत स्वर। ये मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या बोलेंगे जी, कौन कौन से हो जाएंगे जी इसमें। तो हम कहते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या मित्र 4 होती है। क्या होती है इनकी, इनकी जो कुल संख्या होती है वो 4 होती है। क्या बोलेंगे, इनकी कुल संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, लघु ए होता है, लघु ई होती है, लघु ऊ होता है, और साथ में री आता है। क्या आता है, री आता है। तो क्या बोलेंगे भैया कि छोटे जो स्वर हैं जिनमें जिनकी प्रकृति लघु है, जिनकी प्रकृति लघु है, उनको हम कहेंगे आ, ई और उ और री होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, क्या बोलेंगे, कुल संख्या होती है हमारी, कुल संख्या होती है मित्र कितनी, 7। पहले हम जान लें फिर हम इनकी परिभाषाएं जानेंगे। कुल संख्या 7 होती है। तो ए तो हो गया छोटा वाला लघु, ई हो गया लघु, ऊ हो गया लघु, और री हो गया लघु। क्या बोलोगे, री हो गया लघु, ठीक है। री क्या हो गया, लघु हो गया। तो बाकी बचे मित्र कौन कौन से, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ। तो कितने बन जाएंगे हमारा, कुल 7 बन जाएंगे। एक बार लिखेंगे, आ बचा, दीर्घ ई बची, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ बचा, और साथ में ए, आए, ओ और औ बचे। क्या बचे, औ बचे। तो कितने हो गए हमारे द्विमात्रिक स्वर, हमारे 7 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, हिंदी भाषा में ना के बराबर प्रयोग होते हैं। और क्या कहेंगे, अभी इनकी परिभाषा जानेंगे हम थोड़ा सा। अभी ये ऊपर नहीं हो पा रहा है, सॉरी, अभी करते हैं इसको, मतलब नई स्लाइड पर लिख लेंगे। पहले आप ये देखें एक बार, इतना समझ में आया, इतना इतना समझ में आया, एक बार बोलेंगे कोई दिक्कत बोलेंगे एक बार। पहले छोटी सी बात मेरी समझ में आई कि 11 को हमने किस में बांट दिया, आपका ह्रस्व स्वर, आपका लघु स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर में। बड़े स्वर कौन से होंगे, छोटे के अलावा जो हैं वो आपके दीर्घ स्वर हैं या बड़े स्वर हैं, ठीक है। नवीन तुमने इसमें स्लाइड जोड़ दी थी क्या, ये चलो आगे चलेंगे। अब ठीक है, 1 मिनट बच्चे में एक टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब ऊपर नीचे जा सकता है ये। चलो जी, फिर से रिपीट करता हूं मैं दोस्त एक बार आप लोगों के लिए। मैंने बोला कि हम लोग स्वर को मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से बांट सकते हैं। आप कहेंगे भैया 3 प्रकार से बांट सकते हैं। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। और मित्र वो 3 प्रकार कौन कौन से हुए, आपका लघु स्वर हुआ, लघु को हमने क्या नाम दिया है, क्या बोलेंगे, लघु को हमने ह्रस्व नाम दिया है। और ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक या छोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक मात्रिक या छोटा स्वर हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा विभाजन जो हमने किया वो हमने किया दीर्घ स्वर का। किसका, दीर्घ। मुझे बताएंगे दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होंगी, तो आप कहेंगे भैया आपने बताया इसकी जो मात्राएं होंगी वह होंगी 2, यानी इसको हम द्विमात्रिक कहते हैं। इसकी 2 मात्राएं होती हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है जी, 2 मात्रा से क्या मतलब है, अभी समझाएंगे। एक आपका होता है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर हिंदी भाषा में प्रयोग होने वर्तमान में बिल्कुल बंद हो चुके हैं। संस्कृत में बड़ा प्रयोग होता है इनका। क्या बोलेंगे? संस्कृत में बड़ा प्रयोग होता है इनका। एक बार बोलेंगे, जरा देखें। तो यहां पर दोस्त अगर हम बात करें, लघु स्वर हम किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। क्या बोलोगे? नीचे की तरफ आप लिख सकते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे। क्या बोलेंगे? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। बोलेंगे एक बार, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ए को बोल के देखिए, यानी ए हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ और री हुआ। ये क्या है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है। अच्छा, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके, अगर हम बात करें, लघु स्वर हम किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। क्या बोलोगे? नीचे की तरफ आप लिख सकते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे। क्या बोलेंगे? जिसके उच्चारण में कम समय लगे। बोलेंगे एक बार, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो ए को बोल के देखिए, यानी ए हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ और री हुआ। ये क्या है? जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है। अच्छा, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में लघु से 2 गुना समय लगे। इसीलिए तो 2 मात्राएं हो गई। जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। कितना गुना? 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगे। यानी मित्र, अगर हम कभी बोलें आ को, तो आ ऐसे कितना समय लेगा? 2 गुना समय लेगा, ज्यादा समय लेगा। मैं बोलूं दीर्घ ई ज्यादा समय लेगी कि नहीं लेगी? आप कहेंगे हाँ जी लेगी। दीर्घ ऊ लेगा समय या नहीं? हाँ जी लेगा। अच्छा, अगर हम बात करें, आपका बचे हुए 7 मेरे मित्र कौन कौन से? ए, अए, ओ और औ। अब ध्यान देने की बात है आपकी कि प्लुत स्वर क्या हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं? आप कहेंगे प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में पहले परिभाषा जान लीजिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे। क्या? दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे। ठीक है। क्या लगता है? दीर्घ से कुछ अधिक समय लगे। या मैं कह सकता हूं मित्र कि 3 गुना समय लगे लघु से। एक बार थम्स अप करिए। क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिनके उच्चारण में ये बात भी मैं कह सकता हूं कि लघु से या लघु स्वर से 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय लगे। तो भैया, अगर आपने कहा कि ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं। किसमें? संस्कृत में प्रयोग होते हैं। तो क्या इनको हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता? मेरा मित्र, आपको एक बात समझनी होगी कि हिंदी में तत्सम यानी कि संस्कृत के अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं, प्रातः शब्द में दुख में प्रयोग होता है, तो हम कहेंगे कि विसर्ग जो है संस्कृत का है और हिंदी में खूब प्रयोग होता है, यानी कि प्रयोग देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे कुछ शब्द बताइए जिनमें प्लुत स्वर हो। तो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओम बोलते हैं, राम बोलते हैं। क्या कहते हैं? राम बोलते हैं। तो आप बोलेंगे ओम, समय लगेगा नहीं लगेगा? बोलो ओम, लगेगा नहीं लगेगा? राम, तो समय लगता। अगर आप किसी शब्द को विस्तारित रूप में बोल रहे हैं, बहुत लंबा उसको खींच रहे हैं, उसके उच्चारण में आप ज्यादा समय लगा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? उसके उच्चारण में जो ज्यादा समय लग रहा है, इसीलिए उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर उसको हम कहते हैं। बहुत सारे दोस्त लिख पा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब। कोई दिक्कत?
तो थोड़ा सा ज्ञान हुआ बच्चे, थोड़ा सा मेरे भाई ज्ञान हुआ कि लघु स्वर क्या होता है। अगले स्टेप पर आते हैं कि लघु स्वर का जो दर्शन चिन्ह होता है, जो दर्शन चिन्ह होता है, और इसी की मदद से हम छंद अध्याय को कर, चिन्ह कैसा होता है बताएंगे। इस दर्शन चिन्ह होता है ए, ऐसा खड़ा खड़ा जो पाई है, खड़ा पाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह कैसा होगा, यानी इसको किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, आपसे पूछे दीर्घ स्वर को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, एस आकृति का, इसका मतलब होता है दो। क्या होता है, इसका मतलब होता है दो, यानी कि बहुत पूछे जाते हैं दर्शन चिन्ह भी। कैसे भैया, ये समझ में नहीं आया, दर्शन चिन्ह थोड़ा सा समझाएं। देखेंगे मित्र बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। दर्शन चिन्ह से मतलब है, अब मैं आपको जो चीज मैंने सिखाई है वो जरा मुझे बताएं कि र का आप लोग एक बार विच्छेद करके दिखाइए, र में क्या क्या शामिल होगा। र का एक बार विच्छेद करके दिखाइए तो आप कहेंगे भैया रा धन ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा जी। यानी कि र की प्रकृति कैसी है कि उसमें एक स्वर शामिल है, एक स्वर शामिल है। तो मैंने कहा यहां पर रे की मात्रा कितनी होगी, तो आपने देखा ए, ए यानी कि भाई साहब ए यानी कि लघु स्वर है, और लघु स्वर की मात्रा कितनी होती है, एक होती है। यानी रे शब्द में कितनी मात्रा है, रे शब्द नहीं सॉरी रे वर्ण में कितनी मात्रा है, तो आप कहेंगे एक मात्रा है। क्यों भैया इस रे की मात्रा नहीं होती क्या, तो दोस्त एक नोट बना के लिखना, एक नोट बना के लिखना कहीं किनारे पर, आकृति का इसका मतलब होता है दो। क्या होता है, इसका मतलब होता है दो, यानी कि बहुत पूछे जाते हैं दर्शन चिन्ह भी। कैसे भैया, ये समझ में नहीं आया, दर्शन चिन्ह थोड़ा सा समझाएं। देखेंगे मित्र बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। दर्शन चिन्ह से मतलब है, अब मैं आपको जो चीज मैंने सिखाई है वो जरा मुझे बताएं। रे का आप लोग एक बार विच्छेद करके दिखाइए, र में क्या क्या शामिल होगा। र का एक बार विच्छेद करके दिखाइए तो आप कहेंगे भैया रा धन ए आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा जी। यानी कि रे की प्रकृति कैसी है कि उसमें एक स्वर शामिल है, एक स्वर शामिल है। तो मैंने कहा यहां पर रे की मात्रा कितनी होगी, तो आपने देखा ए, ए यानी कि भाई साहब ए यानी कि लघु स्वर है, और लघु स्वर की मात्रा कितनी होती है, एक होती है। यानी रे शब्द में कितनी मात्रा है, रे शब्द नहीं सॉरी रे वर्ण में कितनी मात्रा है, तो आप कहेंगे एक मात्रा है। क्यों भैया इस रे की मात्रा नहीं होती क्या, तो दोस्त एक नोट बना के लिखना, एक नोट बना के लिखना कहीं किनारे पर लिखना, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। क्या बोलेंगे, व्यंजन की मात्रा नहीं गिनी जाती। ये छंद में बहुत प्रयोग आएगा, व्यंजन की मात्रा नहीं होती। हम यहाँ पर इस मात्रा को नहीं जान पाते हैं, इसीलिए हम बहुत बार गलती करते हैं। व्यंजन की मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। क्या बोलोगे, इसीलिए हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा सिर्फ किसकी होती है, स्वरों की होती है। सभी प्यारे दोस्त एक बार इतनी बात नोट करेंगे। तो क्या बोला मैंने कि मात्रा सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, मात्रा सिर्फ और सिर्फ भैया किसकी होगी, आपका वो किसकी होती है, स्वरों की होती है, यानी कि आपका अच की होती है। स्वर को हम अच भी कहते हैं संस्कृत में। तो क्या बताया गया संस्कृत भाषा में कि जो अच है, अच हम स्वर को कहते हैं। जैसे एक बार पूछा भी गया आपसे कि अच किसको कहा जाता है, स्वर को कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, लिख लेना कहीं। अच क्या होता है, स्वर होता है, और बच्चे व्यंजन क्या होता है, वो हल होता है, क्योंकि उसमें हलंत का प्रयोग इसीलिए होता है क्योंकि वो व्यंजन है। ये भी कहीं किनारे पे लिख लेना आप लोग। तो क्या बोलेंगे, मात्रा सिर्फ किसकी होगी, अच की होती है। किसकी होती है, अच की होती है। ये बात नोट कर चुके, चलो जी। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, स्वर की होती है। ठीक है, स्वर की होती है। आगे आएंगे, यानी इसका दर्शन चिन्ह मैंने तुम्हें क्या बताया, तो इसका दर्शन चिन्ह मैंने तुम्हें कहा कि रा शब्द का एक बार, रा एक शब्द है, ये वर्ण नहीं है, एक से अधिक वर्ण यदि हो जाए तो शब्द का निर्माण हो जाता है। तो रा का विच्छेद करके देखिए क्या होगा, लिखेंगे एक बार,
बोलेंगे भी फटाफट से, सर वर्णमाला की कितनी क्लासेस और होंगी? 2 और होंगी। हम हर चैप्टर के बच्चे 3 से 4 क्लास ले रहे होंगे। जो छोटे चैप्टर हैं वो तो एक एक क्लास में ही हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वर्णमाला आधार है संपूर्ण हिंदी का, कि हम गलती ना करें, हम गलती ना करें। जैसे संधि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, उसमें हमारी 6 से 7 क्लास होंगी, लेकिन मैंने कहा ना, बड़े आराम से हमारे पास समय है, बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। रा धन आ मेरे दोस्तों ने बताया है, रा धन आ, तो यहां रा की कितनी मात्राएं हो जाएंगी बताएंगे जरा। तो इसकी स्वयं की तो कोई मात्रा होगी नहीं दोस्त, इसकी तो मात्रा होगी नहीं, लेकिन आ किससे बना है? आ बनता है ए धन ए से, यानी दीर्घ है, तो 2 ए हो गई, यानी 2 मात्राएं आ जाती हैं। तो कितनी मात्रा होंगी भैया? इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है? और इसका दर्शन चिन्ह यही 3 है, इसका दर्शन चिन्ह यही 3 है। कभी हिंदी में आपको देखने को नहीं मिलेगा मात्रा गिनते समय। कोई दिक्कत इतनी बात में? यानी मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण मित्र मैंने किया, इसका मात्रा के आधार पर मैंने लघु, ह्रस्व, एक मात्रिक स्वर, या बोले उससे ज्यादा समय लेने वाला दीर्घ स्वर, जिसका दर्शन चिन्ह 2 यानी द्विमात्रिक होता है, 2 मात्राएं होंगी हमेशा, या मैं बोलूं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर हो गया जो संस्कृत में और हिंदी दोनों में प्रयोग हो जाता है, जिसमें 3 गुना। उसकी सिर्फ परिभाषा याद रख लेनी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी इतनी बात में किसी को भी, मेरे भाई को कोई दिक्कत हुई? अब आते हैं अगली बात पर, और अगला वर्गीकरण होता है, एक तो मात्रा के आधार पर कर लिया, एक मित्र करेंगे किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। किसके? जिह्वा के आधार पर। एक बार थम्स अप करके मुझे बता दें कि पहली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे। एक मात्रिक क्या है? जिह्वा के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण मित्र हम करने जा रहे हैं जिह्वा यानी जीभ के आधार पर। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो उसके उच्चारण से हमारी जीभ का एक विशेष हिस्सा मित्र जुड़ा होता है। या तो कुछ में प्रभाव पड़ेगा जीभ के अगले हिस्से पर, कुछ जीभ के पिछले हिस्से पर, और कुछ जीभ के मध्य हिस्से पर भी प्रभाव डालते हैं। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? जिह्वा के आधार पर एक वर्गीकरण करते हैं। देखेंगे जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर भी दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। एक होंगे आपका अग्रस्वर। क्या होंगे? एक अग्रस्वर होते हैं, अग्रस्वर, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, अग्रस्वर होंगे। दूसरा आपका मध्य स्वर होते हैं, मध्य स्वर, मध्य स्वर जिसको हम उदासीन स्वर भी कहते हैं। मध्य स्वर को ही हम क्या कहते हैं? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से उदासीन स्वर कौन सा है? उसका मतलब ही होता है, उदासीन तो आप समझते हैं ना, न्यूट्रल अंग्रेजी में, जो ना इधर ना इधर, जो ऐसे समझो ना इधर ना इधर, न्यूट्रल है। जैसे हम बोलते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल बना रहा, यानी उदासीन रहा, ना इधर ना इधर। तो वो कहाँ हो गया? वो सेंटर में हो गया, मध्य में हो गया, ठीक है? तीसरा है आपका, तीसरा होता है मित्र आपका, क्या बोलेंगे? पश्य स्वर। पश्य स्वर क्या कहते हैं? पश्य स्वर होगा। तो अग्र माने क्या होता है, एक बार बताएं। अग्र माने क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया अग्र माने आगे का अर्थ तो यह हुआ कि जो जो जीव के अगले हिस्से पर प्रभाव डालते हों, जीव के अगले, क्या बोलोगे? अग्र माने अगले, जीव के अगले हिस्से से, अगले हिस्से से बोले जाते हों, अगले हिस्से से, अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है? अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं जी? ऐसे मित्र होते हैं आपके आपके 4, क्या बोलोगे? लघु ई, दीर्घ ई, लघु ई, दीर्घ ई, अय और अय दोनों होते हैं, ठीक है? ये 4 क्या होते हैं? हमारे अग्रस्वर होते हैं, जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अभी हम इनको बड़ी आसानी से भी याद कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि जी मध्य स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर अब आप समझ गए, जो जीभ के किस हिस्से से बोला जाएगा, जरा बताएं। क्या बोलेंगे? जो जीभ के किस हिस्से से बोला जाएगा। एक मेरे मित्र का कहना है जी आगत स्वर बता दो। मेरे मित्र, आगत स्वर हम स्वर के बाद जानेंगे, जब हम अनुस्वार को जानेंगे, जब हम अनुशासिक को जानेंगे, जब हम विसर्ग को जानेंगे, तभी हम आगत स्वर को जानेंगे। हमेशा आपको कभी कहने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी ये बता दो या वो बता दो। इसका मतलब है कि आप बहुत ध्यान से मेरे मित्र नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जब हिंदी खत्म होगी तो हिंदी के एक भी ऐसी बच्चे शब्द या शब्दावली या परिभाषा आपके सामने नहीं होगी जो आप ना जानते हो।
क्या बोलेंगे? मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर है आपका बच्चे ए। क्या बोलेंगे? ए। इसको हम कहेंगे जीभ के किस हिस्से से बोला जाएगा? तो ये परिभाषा अब लिखवाने की जरूरत है क्या आपको? आप कहेंगे सिर्फ छोटा सा पॉइंट लिख लो, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारण होता है। किस हिस्से से? जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। मध्य हिस्से से, मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है। अच्छा, पश्च स्वर किससे होंगे? तो आप कहेंगे भैया ये तो जीभ के, अब हम समझ गए, जीभ के पार्श्व यानी पिछले हिस्से से, जीभ के पश्च हिस्से से या पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से, पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। कोई परेशानी मित्र? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। बड़ी आसानी से हमने जान लिया। अच्छा, अगर अग्र स्वर की हमने बात की तो ये हो गए। मध्य स्वर में कौन आता है? मध्य स्वर सिर्फ बच्चे स्वरों में एक ही है मेरे मित्र, वो ए है, और बाकी सारे बचे हुए क्या हैं? वो पश्च स्वर हैं। अब तो पश्च स्वर कौन कौन से बचेंगे? दीर्घ, क्या बोलोगे? आ बच गया आपका, क्या हो गया? आ हो गया आपका। लघु ऊ बचा हुआ है, दीर्घ ऊ बचा हुआ है आपका, आपका ओ बचा हुआ है, और दीर्घ औ बचा हुआ है। कोई दिक्कत? तो इनकी कुल संख्या गिन के दिखाइए। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी वर्णमाला में अग्र स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे अग्र स्वरों की कुल संख्या भाई साहब 4 होती है। क्या होती है? कुल संख्या 4 होती है। मैं कहूं मध्य स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। मैं आपसे कहूं पश्च स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या आप कहेंगे भाई साहब, कुल संख्या आप कहेंगे जी, कुल संख्या होती है 5। तो कुल मिला के स्वर हुए कितने? कुल मिला के स्वर हुए कितने? 4 और 1 5 और 5 10। एक बात तो ये हुई। तो एक दिमाग में प्रश्न आता है कि जी री स्वर कहाँ गया? जो री था वह भी तो एक स्वर था, उसको हमने जिह्वा के आधार पर क्यों नहीं लिया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि इनको याद कैसे करें? तो याद रख लेना, अग्र मतलब जो आगे की तरफ झुकाव रहता है। देखो, ए का झुकाव क्या आगे की तरफ है? दीर्घ आ का झुकाव क्या आगे की तरफ है? तो ऐसे कौन से हैं? मैं हमेशा अपने मित्रों से कहता हूं कि आप एक बार को एज्यूम करके देखिए कि ई को इस बोर्ड से बाहर निकाल लाइए और ई को इस धरती पर एक बड़ा सा ई एज्यूम कीजिए और सोचिए आपके सामने एक बड़ा सा ई खड़ा है और उसको आप बिना सहारे के छोड़ दें तो वो किधर गिरेगा? तो आप कहेंगे भैया पीछे की तरफ तो नहीं गिरेगा, किधर को गिर जाएगा? जरा सोच के देखिए, क्योंकि नीचे से इसकी प्रकृति कैसी है? लोटनिक है, तो आगे की तरफ ही गिरेगा। सोच सकते हैं, दीर्घ ई किधर जाएगा? आगे की तरफ। ए लोटनिक है, किधर जाएगा? पीछे की तरफ जा सकता है क्या? नहीं, आगे की तरफ ही जाएगा। और दीर्घ ए किधर जाएगा? आपका आगे की तरफ ही जाएगा। यानी जो लोटनिक वाले हैं, जो नीचे से लोटनिक हैं, वही अग्र हैं। समझे मेरी बात को? कभी भूलेंगे तो नहीं इस बात को। लोटनिक कौन से हैं? क्या बोलेंगे? लोटनिक कौन से हैं? तो आप कहेंगे जी लोटनिक हैं भाई साहब वो जो आगे की तरफ गिर जाए। ठीक है। मध्य स्वर याद रखना है सिर्फ एक, बाकी क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए। अब आते हैं, तो अगर हम कहें जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर मित्र, हमने जिह्वा के आधार पर क्या बोलेंगे? जिह्वा के आधार पर री क्यों नहीं लिया जाता? अच्छा प्रश्न है। जिह्वा के आधार पर, आधार पर, आधार पर जब वर्गीकरण होता है, आधार पर वर्गीकरण हो, वर्गीकरण हो, तो री को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता? री को क्यों शामिल नहीं किया जाता? री को क्यों शामिल, री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। यहाँ से प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार होती है और बहुत सारे प्रश्न हिंदी भाषा के इस एक री से जुड़े हुए हैं। देखना ध्यान से, क्योंकि हमने समझा कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि री जो है बच्चे, ये किसकी ध्वनि देता है? री जो ध्वनि देता है, ये ध्वनि देता है री की। किसकी ध्वनि देता है? बोल के देखिए, री की। तो उच्चारण में किसकी आवाज आती है? रा की आवाज आती है। और रे क्या है? एक व्यंजन है। क्या बोलेंगे? व्यंजन है। याद रख लेना, क्योंकि क्या बोलोगे? इसकी जो ध्वनि है,
इसकी जो ध्वनि है वो री की होती है, और री की ध्वनि का मतलब होता है रे धन लघु ई, यही ध्वनि आएगी। हाँ जी, तो उच्चारण में क्योंकि रे की आवाज आती है, इसीलिए हिंदी के विशेषज्ञों ने इस सकता री को क्यों शामिल नहीं किया जाता, री को क्यों शामिल, री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। यहाँ से प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार होती है, और बहुत सारे प्रश्न हिंदी भाषा के इस एक री से जुड़े हुए हैं। देखना ध्यान से, क्योंकि हमने समझा कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि री जो है बच्चे, ये किसकी ध्वनि देता है, री जो ध्वनि देता है ये ध्वनि देता है री की। किसकी ध्वनि देता है, बोल के देखिए, री की। तो उच्चारण में किसकी आवाज आती है, रा की आवाज आती है, और रे क्या है, एक व्यंजन है। क्या बोलेंगे, व्यंजन है, याद रख लेना। क्योंकि क्या बोलोगे, इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो ध्वनि है वो री की होती है, और री की ध्वनि का मतलब होता है रे धन लघु ई, यही ध्वनि आएगी। हाँ जी, तो उच्चारण में क्योंकि रे की आवाज आती है, इसीलिए हिंदी के विशेषज्ञों ने इसको क्या बोलेंगे, आपका किससे बाहर कर दिया, जिह्वा यानी उच्चारण के आधार के स्थान पर से बाहर कर दिया। तो क्या कहेंगे कि री को जब बाहर कर दिया गया, तो इसीलिए हमेशा हमको याद रखना है उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर कभी मैं आपसे पूछूं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी मित्र, क्या बोलेंगे, स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या भाई साहब 10 हो जाएगी। कोई दिक्कत इस बात में, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एक क्यों नहीं है री, ये बात हम समझ चुके। अच्छा, दूसरी बात आती है कि ये री कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। तो एक तो री की संरचना जान लीजिए, जैसे एक तो पूरा री आपको लिखा ही मिलता है, जैसे हम देखें इससे बनने वाले शब्दों में एक ऋषि शब्द होता है, तो यहां पर री साफ दिखता है कि नहीं दिखता, री ये साफ दिख रहा है यहां पर या नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिखता है जी। या मैं बोल दूं आपसे ऋण में साफ दिखता है, हाँ भैया दिखता है। मैं बोलूं आपसे रिद्धि में साफ दिखता है कि नहीं दिखता, आप कहेंगे हाँ जी दिखता है। लेकिन ये सृष्टि में क्या साफ दिखता है, आप कहेंगे नहीं जी सृष्टि में साफ नहीं दिख रहा है। घृणा में दिखेगा भाई साहब, घृणा में नहीं दिखेगा जी, क्या बोलोगे, घृणा में नहीं दिखेगा। कृष्ण में दिखेगा मित्र, कृष्ण में क्या बोलेंगे, साफ नहीं दिखता। यानी या तो इसकी प्रकृति ऐसी होगी कि स्पष्ट दिखाई देगा, या इसकी प्रकृति ऐसी होगी मित्र, क्या बोलोगे, वर्ण के नीचे इस घुमावदार घुमावदार आकृति में यह दिखता है, घुमावदार आकृति में यह दिखता है। कोई दिक्कत। एक हमारे दोस्त नितेश गुप्ता जी ने लिखा है ऋषिकेश, ऋतु शब्द लिखा है अंकुर कुमार जी ने, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। एक मेरे दोस्त ने मृदा लिखा है, मृदा, अब बिल्कुल ठीक है, मृदा हो गया। जैसे हम ग्रह में लिखते हैं, एक हमारे दोस्त ने ग्रह भी लिखा है, एकदम से ठीक है। अच्छा, इतनी बात तो हम समझ गए, लेकिन भाई साहब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, रे का कंफ्यूजन, रे और री का अंतर। बहुत बार परीक्षाओं में शब्द पूछा जाता है, निम्नलिखित स्वरों में से या निम्नलिखित शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें री का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं। अगर लोगों ने देखा होगा, ऐसा यूपीएसआई में तो नहीं पूछा गया, लेकिन यूपी कांस्टेबल परीक्षा 49,568 जो हुई उसमें प्रश्न पूछा गया री की मात्रा से। जरा देखें क्या बोलेंगे जी। अब देखते हैं कि जी रे और उच्चारण और री आपने बताया, तो यहां पर ही हमको समझ लेना चाहिए री और रे का भेद। किसका, री और रे का भेद हमको यहां ही समझ लेना चाहिए। क्या भेद है, बड़ा छोटे से समझेंगे। री समझ चुके कि री तो जी एक स्वर है, नो डाउट। उच्चारण में री की आवाज देता है, इसीलिए इसको उच्चारण में हम स्वर नहीं मानते। रे जो है एक क्या है, व्यंजन है। ये तो इनका मुख्य भेद हुआ, ये इनकी आपका क्या बोलेंगे, वर्ण प्रकृति हुई। यहां पर मित्र एक बात देखनी है, मैं बोलूं रे के भेद कितने होते हैं। प्रश्न बनता है रे के भेद कितने होते हैं, रे के भेद कितने होते हैं। और आज ही जान लीजिए, आज के बाद गलती ना करना।
रे के भेद कितने होते हैं? मुझे पता है मेरे बहुत सारे मित्र 4 कहते हैं, लेकिन मेरे मित्र 4 गलत होता है। क्या बोलोगे? 4 गलत होता है। और 4 हम क्यों गलत करते हैं जरा देखना और आज सीखना। मूल नियम है, बहुत जगह ये गलत हो जाता है, बहुत की पुस्तकों में गलत लिखा हुआ है, बहुत सारे वीडियोज में गलत है ये। तो रे के भेद में एक तो रे का सामान्य रूप होता है। क्या होता है? रे का सामान्य रूप होता है। क्या होता है? रे का सामान्य रूप होता है। ठीक है, रे का सामान्य रूप। दूसरा भेद रे का होता है दोस्त, रे का सामान्य रूप एक होता है आपका रे का आपका रेफ रूप। कैसा रूप? रेफ रूप होता है। और तीसरा मित्र होता है आपका रे का पदेन रूप। क्या बोलोगे? रे का पदेन रूप होता है। क्या बोलेंगे? पदेन रूप होता है। ठीक है, रे के सिर्फ 3 ही रूप होते हैं, रे के 3 ही रूप होते हैं। चौथा कौन सा आपके दिमाग में रहता है? क्या प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है? ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। ठीक है, रे का सामान्य रूप होता है जब रे पूर्ण रूप से लिखा हुआ हो। कैसे जी? सामान्य रूप होगा जैसे रमेश शब्द में रे पूरा दिखता है। मित्र एक बार कोशिश कीजिए ऐसे शब्द लिखने के जिनमें रे पूरा दिखता हो। राकेश हो गया, राकेश हो गया। ठीक है, राकेश हो गया आपका। हरकेश शब्द हो गया। रे पूर्ण दिखता है कि नहीं दिखता? बोलेंगे जी, रे पूर्ण दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ भैया दिखता है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल दिखता है। लेकिन रे का रेफ रूप जो है, रे का रेफ रूप जो है, रेफ का मतलब रूफ, रूफ की तरफ, छत की तरफ। तो रे का रेफ रूप जो होता है वो होता है कर्म, जो सिरोरेखा के ऊपर होता है, रूफ की तरफ होता है। कर्म हो गया, धर्म हो गया सिरोरेखा के ऊपर। और भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, अन्य बहुत सारे शब्दों का निर्माण आप कर सकते हैं दोस्त जो ऊपर रे आता हो। क्या बोलेंगे? जैसे हम कहें जुर्माना शब्द होता है तो इसमें भी ऊपर रे आ गया, ये रे का रेफ रूप होता है। रे का पदेन रूप होता है दोस्त जो आप देखेंगे कि जैसे मैं बोलूं क्रम, जो नीचे की तरफ पद की तरफ होता है, पैरों की तरफ होता है, क्रम हो गया। या हम बात करें आपका प्रकार हो गया। क्या हो गया? प्रकार हो गया, नीचे की तरफ है। क्या है? नीचे की तरफ है। जैसे हम और भी बहुत सारे शब्द आप लोग लिखेंगे इसके लिए। एक बच्चे ने लिखा कर्मचारी, या तो रे प्रूफ हुआ। एक मेरे दोस्त ने लिखा है आपका क्रिया। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्रिया शब्द को मेरे एक मित्र ने लिखा है। क्या बोलोगे? क्रिया शब्द को मेरे एक मित्र ने लिखा है। भ्रम एक मेरे भाई ने लिखा है, भ्रम। एक हमारे मित्र ने लिखा है प्रवेश को। किसको? प्रवेश को लिखा है। अब सीखने की चीजें क्या है देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, बहुत सारे मित्रों का मेरों का सवाल आता है कि जी ट्रक कहाँ गया? आता है कि नहीं आता है? ट्रक, ट्रिक, ये सब कहाँ गए? ट्रैक कहाँ गया? बहुत सारे दोस्त कहते हैं। यहां पर समझने की बात क्या है, देखना ध्यान से। मैंने आपको एक बात समझाई कि यहां पर पहले एक नोट बनाना, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नोट बनाना। रे का रेफ रूप आधा होता है। रे का रेफ रूप का मतलब है, रेफ रूप कैसा होता है? आधा होता है। आधा, आधा, आधा रे होता है, आधा रे होता है। जबकि अन्य रे पूर्ण होते हैं। जबकि अन्य जो रे होते हैं, अन्य रे पूर्ण होते हैं। अन्य रे क्या होते हैं? वो पूर्ण होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? रे का रेफ रूप आधा रे होता है, वो आधा होता है जबकि अन्य जितने भी रे हैं, यानी सामान्य रूप हो या पदेन रूप हो, ये पूर्ण होते हैं। यानी एक छोटी सी बात समझिए, आधा रे होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? तो आप कहेंगे आधा रे होगा भाई साहब तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा रेफ रूप होगा, बाकी पूरे होंगे। इतनी बात समझ में आई? और देखना, अब देखना इस बात को बड़े शानदार तरीके से। जैसे हम कहें भैया ट्रक वाला ये रे भी तो होता है, मैं कहूं नहीं, ये कौन सा, ये कोई रे नहीं होता, इस तरह का कोई रा नहीं होता है, तो फिर ये होता क्या है? समझना मित्र मेरी बात को बड़े गौर से और बहुत विवेक के साथ सीखेंगे। यहां देखो क्या बोलेंगे, ये टय है, टय की प्रकृति कैसी है? लोटनिक है कि नहीं है? और लोटनिक है, और मैंने बताया आपको अभी रे का पदेन रूप। ये क्या है? रे का पदेन रूप है। क्या बोला मैंने? ये
रे का पदेन रूप है। क्या है ये रे का पदेन रूप? अभी बताया था पदेन रूप भैया आगे नीचे की तरफ से र निकली होती है। तो ये तो समझ में आई कि रे का पदेन रूप। तो मेरे मित्र मुझे ये बताओ ये कैसा रे है? अगर ये पदेन रूप है तो ये कैसा रे है? आधा की पूरा? सिर्फ मेरे सारे प्यारे दोस्त आंसर करेंगे इस बात का कि ये अगर रे का पदेन रूप है तो ये कैसा है। अभी इधर नहीं देखना है मित्र, इधर नहीं देखना है किसी को भी, ऐसे समझिए, सिर्फ अभी हमारा ध्यान यहां होना चाहिए। तो ये क्या है आप बोले एक बार? हमने कहा कि ये रे का पदेन रूप है तो ये कैसा रे है? ये पूर्ण रे है। क्या बोलोगे? पूर्ण रे है। कैसा रे है? एक पूरा रे है। तो मेरे मित्र हिंदी भाषा के बारे में एक बात जान लीजिए कि कभी भी दो पूर्ण 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 वर्णों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि दो पूर्ण वर्णों को मैं बोलूं ला ला, मैं ऐसे लिख दूं एक साथ इनको, और मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों को एक साथ उच्चारित किया जाए तो ये गलत होगा। हम कैसे बोलेंगे? हमको जैसे तल्लीन शब्द बोलना है, हमको जैसे लल्ला शब्द बोलना है, लल्ला तीन भी लिखें, लेकिन जिनको एक साथ उच्चारित करना है उनको मित्र एक को आधा और एक को पूरा लिखा जाता है। जैसे दिल्ली, जैसे बच्चा, जैसे बच्चा, ऐसे अनेक शब्द आप सोच सकते हैं कि द्वित्व यदि है और एक साथ दो को लिखना है तो एक को आधा और एक को पूरा लिखा जाता है। इतनी बात जानते हैं? इतनी बात जान पाए? हाँ जी भैया जान पाए। तो आप जान पाए कि ये रे पूरा है तो टे कैसा होगा? अगर ये रे पूरा है तो मित्र फिर टे कैसा होगा जरा बता दो। आप कहेंगे भैया अभी आपने बताया, अगर ये सिद्ध हो चुका है कि ये रे पूर्ण है तो इसके साथ आने वाला टे कैसा होगा? आधा होगा। और मैंने क्या बताया मित्र? जो लोटनिक होते हैं अगर उसको आधा दर्शाना है तो सिर्फ और सिर्फ हलंत एकमात्र तरीका है। मैंने बताया था नौ जो होते हैं हमारे, आपका 9 जो वर्ण होते हैं वो लोटनिक होते हैं और उनको हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ये टे का हलंत होता है। क्या होता है? टे का हलंत होता है। और अक्सर हम इसको हम सोच लेते हैं कि ये शायद कोई रे का एक रूप है। क्या बोलोगे? ये रे का कोई रूप है? आप आज के बाद कहेंगे नहीं, ये आधा इसमें हलंत है और आधा पूर्ण रे है। मेरे मित्र कोई बात समझी? कोई बात समझे? मेरे दोस्त आप गलत बात सोच रहे हैं, कह रहे सर लाला शब्द भी तो होता है। मित्र लाला शब्द में ले दोनों एक साथ नहीं है, बीच में आ चुका है, आ चुका है। आप शायद आपके मस्तिष्क के जो बोलते हैं ना कि घ्राण बिंदु, आप लोग जो स्वीकृत बिंदु है उनको बंद कर चुके हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने बोला अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो, जैसे हम बोले ममता लिखना, इसमें तो पूर्ण लिख गए जी, दोनों पूर्ण लिख गए आपका, इसमें तो ममता हो गया। तो भैया जब ममता हो गया तो इसमें हमको आवश्यकता थोड़ी है, लेकिन जहां पर आवश्यकता है मम्मी में, मैं ये चाहता हूं ये दोनों एक साथ उच्चारित किए जाएं। जैसे मम्मी में होते हैं तो उच्चारण जहां एक साथ करना है। अगर आप कहें कि भैया चलो ये बात मान लेते हैं हम कि इस टे को भी पूरा, क्योंकि हिंदी भाषा तो कहती है टे हलंत के साथ दर्शाया जाएगा आधा, तो पूरा लिखेंगे, तो क्या टे को तुम ऐसा लिखना चाहते हो मित्र? क्या आप चाहते हैं कि टे को ऐसा लिखना पड़े? तो आप कहेंगे नहीं, हिंदी भाषा ये भी कहती है इस प्रकार की रे जो है वो सिर्फ और सिर्फ खड़ी पाई के साथ आएगी। कैसी? ऐसी रे यदि आएगी तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? खड़ी पाई के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? खड़ी पाई के साथ आएगी। किसके साथ आएगी? एक बार लिख लें किनारे पर, जो बच्चे नहीं जानते, कि यदि कभी रे का पदेन रूप आएगा तो सिर्फ और सिर्फ खड़ी पाई के साथ आएगा। क्या बोलेंगे? किसके साथ आएगा? खड़ी पाई के साथ आएगा। तो यहां पर ये आता है तो रे पूर्ण है, यानी टे के साथ के लिए ये है ही नहीं, टे के साथ के लिए यहां पर हलंत है। इसीलिए उसको एक खड़ी पाई की भी आवश्यकता होती है लगने के लिए, जो टे में नहीं होती। जो टे में नहीं होती है तो उसको एक सहारा देने के लिए, खड़ी पाई का निर्माण करने के लिए, इसीलिए टे की प्रकृति आधी रखी जाती है, जो उसको सहारा दे पाए, पदेन रूप को सहारा दे पाए एक, और उसको एक सहारा दे करके हलंत एक खड़ी पाई का काम कर जाए। समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब समझ गए तो मुझे बताना आप एक बात, दूसरी चीज पर ध्यान से आए। अगर कभी जैसे कै है तो खड़ी पाई कहां से खींची है? मैंने देखना जरा, इस किनारे से खींची है।
लेकिन प्रकार में कहां पर खींची है, यहां पर। तो अगर गोल प्रकृति कभी हो, गोल प्रकृति कभी यहां पर हो, सिरोरेखा इससे आपका खड़ी पाई से मिलती हुई, तो वहां से खींचना। और यदि सिरोरेखा के बाद में जो खड़ी पाई है, इस पर खड़ी पाई पर बच्चे अगर यहां पर गोल प्रकृति ना हो, किस पर, आपका खड़ी पाई पर, तो नीचे से खींचेंगे। कोई भी शब्द आप दुनिया का देखना, यही शुद्धि है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अर्पित सिंह कह रहे हैं सर उच्चारण के आधार पर 11 होते हैं। दोस्त कहीं भी लिखा हुआ उच्चारण के आधार पर 11 तो उसको करेक्ट कर लेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। समझे बात को? कहीं भी लिखा हुआ है, किसी भी पुस्तक में आपको कमियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पुस्तक बच्चे दरअसल में, कोई अगर मैं कहूं कि अध्यापक अपने हाथ से पुस्तक लिखता है तो ये एक झूठी बात होती है। ना के बराबर शायद किसी ने लिखी भी हो, लेकिन दरअसल में पब्लिकेशन ही ये काम करते हैं, और पब्लिकेशन में जो गलतियां हैं वो अक्सर पहुंचती रहती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले एक बार। बहुत गजब। अब आते हैं, एक बच्चे ने पूछा है कि जी क्रम में रे आधा है कि पूरा है। दोस्त अभी कुछ पूछने की बात क्या इसमें बच गई? सारी क्लास बता सकती है, मेरे सारे मित्र मेरे भाई को बताएंगे कि इस वाले में जो ये रे है, ये पदेन रूप है, ये आधा है कि पूरा है। मेरे मित्र, जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप कहाँ हैं? मैंने कहा कि आधा होगा, सिर्फ और सिर्फ रेप रूप होगा, सिर्फ रेप रूप होगा। जो ऊपर की तरफ लगता है वो आधा होता है, बाकी सब क्या होता है? बाकी सब मित्र पूर्ण होता है। क्या बोलेंगे? बाकी सब मित्र पूर्ण होता है। और इसकी आवश्यकता हमको संधि विच्छेद में बहुत पड़ने वाली है, बहुत पड़ने वाली है। जब हम अर का नियम सीखेंगे तब आपको ये आना चाहिए। यण संधि में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा मुझे बताएं, जैसे मैंने शब्द लिखा कृपालु, इसमें रे है कि री है? अब इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं मान लूंगा कि तुम ग्रेजुएट बच्चे हो और आप कहेंगे जी इसमें री है। इसमें क्या है? री है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते हैं और तीसरा विभाजन करते हैं। तीसरा विभाजन होगा मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये मान लूं कि तुम सब स्नातक परीक्षा पास किए हुए हो। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये तीसरा विभाजन है हमारा। या ना मानूं ये भी बता दो कि नहीं, मत मानो, मत मानो। तो मैं ये समझूंगा कि ग्रेजुएट हो तो थोड़ी समझ अपनी रखते होगे। ठीक है, आगे आएंगे। देखो, एक बच्चा ट्रक सारा समझा दिया तो आप कहेंगे कि जी अब ट्रैक बता दो। एक ट्रैक कह रहा है, ट्रैक तो ट्रैक और ट्रक एक ही है दोस्त, कहीं भी हो। ड्रम देख लो, ये ड्रम में देखोगे तो क्या समझ गया भैया? ये लोटनिक है, ये घुमावदार है, तो ये क्या है? इसका हलंत है, ये रे है, रेपूर्ण है, रेपूर्ण है। ठीक है। गोपाल तिवारी जी कह रहे हैं पृथ्वी में क्या है? बेटा अब नहीं बता पाऊंगा मैं पृथ्वी में क्या है। अब तुम समझो मैं ही भूल गया कहां पर री और कहां पर रे है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। एक बच्चे ने बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है, और एक और मेरे दोस्त की मूर्खता का परिचय हम देंगे। उसने कहा है जी तो क्रम में आपका, उसने पूछा है, समझेंगे मेरे भाई को, है ना? मूर्ख कहने का मतलब सिर्फ एक माध्यम है कि आप लोगों के अंदर एक ऊर्जा पहुंचे, इसको कभी नकारात्मक नहीं लेना। देखोगे उन्होंने कहा है कि जी कै में हलंत क्यों नहीं लगाया? बेटा कै हलंत लगाया क्यों जाता है ये बताओ। हलंत हम दर्शाते हैं आधा दिखाने के लिए, और कै को आधा लिखना, इसीलिए तो मैंने तुमको सिखाया था कि कै की खड़ी पाई काट के उसको आधा दिखाया जाता है। कै की खड़ी पाई उसको काट के, कै में क्या कभी हलंत लगता है? क्या कै में कभी हलंत लग सकता है? मित्र इतनी बात आप सोचें तो आप कहेंगे कै में तो हलंत सिर्फ तब लगेगा जब मैं कै का विच्छेद करूं और कै धन ए कहूं, कै धन ए कहूं, कै धन ए कहूं। समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आएंगे आगे। तो एक बात समझे, छोटी सी, जे इसको आप समझेंगे हम अगले स्टेप में जो वर्ण विच्छेद करेंगे, तो अब इसका एक पूर्ण क्लैरिफिकेशन आप सब लोगों के सामने आएगा जब हम विस्तार से वर्ण विच्छेद को करेंगे। अब कोई मेरा मूर्ख साथी ऐसा तो नहीं है जो ये पूछ ले जी धरती में कैसा रे है कि री है, या कोई मेरा साथी ऐसा तो नहीं है जो ये पूछ ले कृषाणु में रे है कि री है। बताएंगे मेरे ऐसे ऐसे कौन कौन से मूर्ख साथी और हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं आप बोलोगे मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी आपका साथी मूर्ख हूं, एक बताएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया।
तो उम्मीद करूंगा जिन लोगों का मस्तिष्क खुला हुआ होगा उनको मजा आया होगा पढ़ने में और सुनने में। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार से। एक होता है आपका विव्रत स्वर, अच्छे से नोट बनाएंगे तब जानेंगे और बड़ी आसानी से याद भी कर लेंगे। विव्रत स्वर होता है, विव्रंत भी कहते हैं, विव्रत भी बोलते हैं। दूसरे आपके होते हैं अर्ध विव्रत स्वर। कौन से होंगे? अर्ध विव्रत स्वर। अब ये देखना विव्रत में कैसा रे है, ये विव्रत स्वर। विव्रंत कहें तो एक ही बात होगी। तीसरा संव्रत स्वर होते हैं, संव्रत स्वर होते हैं, संव्रत स्वर होते हैं, ठीक है। चौथे की तरफ चलते हैं, चौथे होते हैं अर्ध संव्रत स्वर, अर्ध संव्रत स्वर होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मित्र? तो ये किसके आधार पर हम ये विभाजन पढ़ रहे हैं? मुख खुलने के आधार पर। क्या बोलेंगे? मुख खुलने के आधार पर हम ये विभाजन पढ़ रहे हैं। तो विव्रत क्या होता है आपका? विव्रत होता है आपका बच्चे जिसमें क्या होगा कि मुख जो है वो पूरा खुला होगा। क्या बोलोगे? मुख, जब इसको हम बोलेंगे स्वर को तो मुख होता है इसमें पूरा खुला हुआ, मुख पूरा खुला होता है, ठीक है। और अर्धविव्रत में होता है मुख आधा खुला। कैसा होता है? मुख मित्र आधा खुला हुआ होता है, मुख आधा खुला हुआ होगा, ठीक है। यानी ये खुले मुख के द्वारा। संव्रत में क्या होता है? संव्रत में मुख लगभग बंद होता है, बंद नहीं हो जाएगा बिल्कुल, फिर तो बोल ही नहीं पाओगे। मुख लगभग बंद होता है, जिसको कई जगह किताबों में बंद लिखा होता है, तो लगभग बंद से मतलब होता है बंद। अर्ध संव्रत में क्या होता है कि मुख जो है आधा बंद होता है। ये ऊपर वाले दो खुले मुख के आधार पर और ये बंद मुख के आधार पर आधा बंद होता है, ठीक है। तो बंद की प्रकृति, जो मुख बंद है उसका आधा। ये ना सोचना कि मुख आधा बंद तो मुख आधा खुला, ही तो दोनों एक जैसे हो गए कि जी कोई चीज आधी खुली हुई है इसका मतलब आधी बंद है। तो ऐसा नहीं है। जो मुख की अंदर की प्रकृति है उसके खुले का रूप है ये, ठीक है। उसके खुले हुए का है कि वो आधा खुला हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुख बंद हो जाता है आपका, तब मुख बंद की तरफ से शुरुआत है कि थोड़ा खुला और थोड़ा बंद, ठीक है। एक बिल्कुल खुले हुए की तरफ से बंद होने की तरफ, एक बंद से खुलने की तरफ। देखेंगे आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चे जानते हैं? जरा देखते हैं इसमें विव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं संव्रत स्वर इसमें बता दूं आपको। संव्रत स्वर हम बोलते हैं इसमें ई, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, ठीक है। और याद करेंगे अच्छे से। क्या बोलेंगे? विव्रत जो होता है, विव्रत में आपका आता है सिर्फ आ, सिर्फ आ। और जो अर्धविव्रत होगा, ये अर्ध संव्रत पहले जान लीजिए। अर्ध संव्रत होते हैं ए और आपका ओ होते हैं, ए और ओ होगा, ठीक है। और अर्धविव्रत जो होगा उसमें आएगा आपका कौन कौन बच गए अर्धविव्रत में? एक तो ए बच गया, एक दीर्घ ए बच गया, दीर्घ ए बच गया आपका, दीर्घ ए के साथ में एक औ बच गया, औ औ बच गया। समझेंगे मुख खुलने के आधार पर। अब यहां समझना जी याद कैसे करें। याद करना पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा संव्रत स्वर है, तो मेरे दोस्त ऐसे याद करना, ऐसे बोलना वी से याद कर लो बस, विवाह। एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, जैसे लोटनी की हमने बताई, याद रख लेना। विवाह में सबको बुलाते हैं हम, तो उसने बोला वी यानी विम्व्रत, वी विवाह है, विम्व्रत उसने बोला विवाह में आना है, विवाह में आना है, तो वी में आ, विम्व्रत में आ, ठीक है। उसने बोल दिया विवाह में आना है। क्या बोल दिया? विवाह में आना है, ठीक है, आ। लेकिन उसने बोला, जिसने बोला हाँ जी आ जाऊंगा, तो बोला अकेला आएगा? सबको लेके आना है। संव्रत में सब, ईबी और ऊबी। ईबी ऊबी में बच्चों को हमेशा कहता था कि भाभी जी, भाभी जी देखिए तुमने, भाभी जी घर पे है,
तो कैसे कहते हैं भाभी जी, ई और ऊ। तो सब को लेके आना, ई को भी लेके आना और ऊ को भी, ई भी और ऊ भी, सबको लेके आना है। समझे बात को? ई और ऊ, ई भी आनी चाहिए और ऊ भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है जब विवाह में आओ, विवाह वी से आ हो गया, और संव्रत सबको आना है, यानी ई भी आना चाहिए और ऊ भी आना चाहिए। इतनी बात समझे? इतनी बात समझे? तो शव हो गया और वी हो गया। अब फिर बात करें अर्ध संव्रत में। अब उसने देखा आते हुए, उसने देखा आधे ही आए हैं, सब नहीं आए, सब नहीं आए, आधे आए हैं, सब नहीं आए आधे आए हैं। तो उसने कहा क्या? ए, सफेद कपड़ा, ओ, मतलब सब क्यों नहीं आए, वो पूछना चाह रहा है। ए और ओ कौन से वाले होंगे? ए और ओ लघु वाले। छोटे कोई तो आवाज देगा ए और ओ की, बड़े को नहीं। कभी सोच लो, ए और ओ, ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा आप में से जो ना मेरे मित्र, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आगे की बात कर रहे होते हैं जी, मूल स्वर क्या होता है। बच्चा हर चीज क्रम से जाननी होती है। एक दिन में मैं आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता, ना एक दिन में आप सीख सकते हो। हर चीज का सीखने का एक क्रम होता है, जिसके लिए पढ़ाने वाले के अंदर धैर्य, और कहते हैं शिष्य के अंदर उससे ज्यादा धैर्य होना चाहिए। अच्छे शिष्य वही होते हैं, शिष्य का मतलब सीख शब्द वर्तमान का, अच्छा वही सीख पाते हैं जिनके अंदर एक धैर्य होता है, जिनके अंदर एक धैर्य होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका रय के रूप 3 होते हैं, तो कुछ मेरे मित्र 4 लिखने को लग रहे हैं, उनका मतलब है कि मैंने गलत पढ़ा दिया है कि 4 होते हैं। मेरे मित्र, मैं कहूं मेरा एक अनुभव इसी विषय पर सबसे ज्यादा है। मेरी एक बात इतनी सी, बस थोड़ी सी मान लीजिए और जान लीजिए कि मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर जो कुछ भी प्रस्तुत करता हूँ, वो आपका लाख एनालिसिस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो बहुत सारे विश्लेषण के बाद यहाँ पर आता है, ठीक है? तो आपको किसी भी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है, किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। मैं, मेरे मित्र, आपको यहाँ पर किसी पुस्तक को पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ाने आया हूँ, और मैंने कहा आप इसको पढ़ पाएंगे तो आप एक पुस्तक लिख पाएंगे, ठीक है? इतना विश्वास रखिए। बार बार ना किया करो कमेंट, जब एक बार जो चीज़ मैंने समझा दी तो वो समझा दी, ठीक है? उसके लिए ये नहीं होना चाहिए जी ये होना चाहिए, अब मैं उसको तुमको समझाऊं यार, 4 नहीं, एक ही बार में जान लो। इससे ऊर्जा बचती है आपकी भी और हमारी भी, ठीक है? इतनी बात में किसी को दिक्कत? तो क्या बोलेंगे, अब एक बार मिटा के देखेंगे। आप लोग भी कॉपी से नहीं देखोगे, कॉपी से आप लोग भी नहीं देखोगे, ठीक है? सिर्फ बोर्ड की तरफ देख के आंसर करना है। बोले जी, सब में कौन कौन आना चाहिए? भाभी जी ने कहा ई बी और ऊ बी। भाभी जी, ई बी और ऊ बी सब आने चाहिए। कहाँ आने चाहिए? विवाह में आने चाहिए। वी से मतलब विवाह, विवाह में आने चाहिए सब। लेकिन जैसे ही टेंट के गेट पे उसने देखे तो सब नहीं आ रहे थे, सब नहीं आए, आधे ही आए। तो कैसे आवाज लगाई उसने? छोटा है उससे तो बड़े को, अंकल जी को थोड़ी आवाज लगा देगा, छोटे को ही तो लगाएगा, ए ओ। और बचे कौन से मित्र? क्या याद करने में कोई दिक्कत है? आप कहेंगे भैया बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। कौन कौन से बच गए? ए बच गया हमारा, ए बच गया हमारा, दीर्घ ए बच गया, दीर्घ ओ बच गया, ठीक है? कोई दिक्कत? आधे ऐसे याद रख लो, आधे सब नहीं आए, आधे आए, तो आधे विवाह में जो नहीं आए वही बच गए। कोई दिक्कत है क्या याद करने में? इससे ज्यादा आसान तरीका तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कौन है। नहीं तो इसमें सबसे ज्यादा, मैं इसलिए इस पे इतना ज्यादा समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे परीक्षाओं में इसी को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो रटने के चक्कर में रहते हैं। ई ई ई उ, ऊ, ऐसा भूल जाओ, जैसे बताया ऐसे याद रख ले, ठीक है? क्योंकि अभी हम इस प्रकृति में क्या रखेंगे, जब हम आगत स्वर को जानेंगे तब हम उसको भी पुट करेंगे, अभी हम जानते ही नहीं हैं। अच्छा आगे आते हैं, आगे आएंगे। आपका चौथा विभाजन करते हैं स्वरों का, सजातीय और विजातीय स्वर में। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एक होता है इनका जातीय विभाजन, स्वरों का कैसा जातीय विभाजन होता है। जातीय विभाजन से क्या मतलब है भाई साहब? जातीय विभाजन से मित्र मेरा मतलब है, ये लिख चुके ना भैया? जातीय विभाजन से मेरा मतलब है कि 2 तरह की जाति होती हैं स्वरों की भी। एक होते हैं आपका सजातीय स्वर। कैसे स्वर होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं। और दूसरे मित्र होते हैं हमारा विजातीय स्वर। कैसे स्वर? विजातीय स्वर होते हैं।
हम एक बात समझेंगे कि भैया परिभाषित कैसे करें। सजातीय स्वर मित्र वो होंगे, वे सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं, वे सभी स्वर जो एक जाति के हों। इस बात का क्या मतलब है? कैसे स्वर? वे सभी स्वर जो एक जाति के हों। थोड़ा समझाएं, कैसे एक जाति के कैसे होंगे? कोई दिक्कत? एक जाति के होंगे। विजातीय वो होते हैं, विजातीय मित्र वो होते हैं, वे स्वर जो जो अलग अलग जाति के हों। अलग मतलब भिन्न भिन्न जाति के हों, अलग अलग जाति के हों। कैसे भैया? थोड़ा समझाए विस्तार से। तो मित्र वे सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं, सजातीय स्वर होते हैं आपका आ, दीर्घ ई आपका, और दीर्घ ऊ होता है। यानी कुल संख्या कितनी हुई? कुल संख्या 3 हुई। क्यों जी? एक जाति से कैसे बने हुए हैं? तो आ का जो निर्माण होता है ना मित्र, वो ए धन ऐसे होता है। मैंने आपको बताया इसकी कितनी मात्राएं होंगी। आ कितना मात्रिक है? तो आप कहेंगे द्विमात्रिक है। द्विमात्रिक है तो एक मात्रा और एक मात्रा, इस तरह से वो द्विमात्रिक बनता है। समझे भाई साहब? दीर्घ ई किस किस से बनेगा? लघु ई और लघु ई से, इसीलिए द्विमात्रिक हो जाता है। दीर्घ ऊ किससे बनता है? अपनी ही जाति के छोटे सदस्य से बनता है। लघु ऊ और दीर्घ ऊ दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो क्या कहेंगे कि भाई साहब आपका ये अपनी जाति से निर्मित होते हैं। किससे? अपनी जाति से निर्मित होते हैं। लेकिन मित्र अगर मैं देखूं विजातीय स्वर कौन से होंगे? जो अलग अलग जाति के हों, अलग अलग जाति के हों। जैसे कौन कौन से होते हैं आपका? ए, दीर्घ ए, ओ, और आपका दीर्घ औ आता है, दीर्घ औ आता है। समझे बात को? कैसे जी? देखिए जरा, ऐ का जो निर्माण होता है, इन चारों का जो निर्माण होता है वो ए वर्ण से होता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, किससे? ए वर्ण से होता है। ए स्वर इनमें मौजूद होता है इनके निर्माण के लिए। और कैसी आवाज आती है? ऐ, तो इसमें लघु ई होता है। ओ, ए और औ होगा। ठीक है? तो देखो एक से बन रहा, एक जैसों से या अलग अलग से? सारे मेरे दोस्त आंसर करेंगे एक जैसों से बना। इसकी प्रकृति जो है या अलग अलग से बनता है। और जो बड़े वाले हैं तो ये इसी का निर्माण, इसी का सहयोग करके प्राप्त होते हैं। यानी दीर्घ ऐ बनेगा तो ए के साथ लघु ऐ आ जाएगा। और अगर दीर्घ ओ बन रहा है तो ए के साथ में लघु ओ आ जाएगा, लघु ओ आ जाएगा। यानी ए इनके साथ में मौजूद होता है, ए इनके साथ में मौजूद होता है। बात समझे इतनी? तो विजातीय स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे भैया विजातीय स्वर होते हैं 4, और अगर मैं पूछूं सजातीय स्वर कितने होते हैं? 3। आप कहेंगे भैया बाकी कहाँ गए? ए कहाँ गया? लघु ई कहाँ गई? या मैं बोलूं आपका लघु ऊ और री कहाँ गया? ये बच्चे निर्माण नहीं होता, ये स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है? ये किसी की वजह से निर्माण नहीं होते, ये स्वयं स्वयं में पूर्ण है। इनके निर्माण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इनको जातीय विभाजन में नहीं रखा जाता। हाँ, ये सहयोग करते हैं, दीर्घ स्वरों के बनने में ये सहयोग करते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे आपका? तो एक जैसी जाति से जो बने, एक जैसी जाति से वो सजातीय, और जो अलग अलग जातियों से बने यानी ए और ई, एक जाति तो नहीं है, वो ए और ई अलग अलग जाति हैं, तो क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे मित्र एक बार बताएं, किसी भी मेरे दोस्त को कोई परेशानी? और याद रख लेना, इन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अंतिम टॉपिक है हमारा, इन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर, इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं।
उम्मीद करूंगा मित्र आप सब लोगों को स्वरों का ये विभाजन समझ में आया होगा। कल हम बढ़ेंगे परंपरागत अतिरिक्त वर्णों की तरफ, यानी अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर होगा, भैया चंद्र बिंदु कहाँ पर लगाऊं या अनुस्वार कहाँ पर लगाऊं। ठीक है, उसके बाद में हम